हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोग की भी चर्चा करेंगे जो अंग्रेजी शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में जितने भी शिक्षा से लेकर करके सुधार किया गया था, उन सारी पहलुओं को हम चर्चा करेंगे पार्ट बाय पार्ट। वीडियो शुरू होने से पहले आपको हम सचेत कर देते हैं कि वीडियो लॉन्ग जाने वाला है। हर वीडियो की तरह ये भी लॉन्ग जाएगा, क्योंकि हमने पूरे कंटेंट को जो है एक में ऐड किया है और उसको पूरी तरह से जो है समझाने का हम पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। थंबनेल पर एक बहुत बढ़िया शब्द भी हम ऐड कर दिए हैं कि जिनको सच में भाई साहब पढ़ना है वही वीडियो पर क्लिक करें। ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग जाएगा और सारे जितने भी 1813 से लेकर करके 1937 तक की घटनाओं को हम इसमें चर्चा किए हैं। पूरा डिटेल से हम चर्चा किए हैं और एक एक बात पर यहाँ पर हम फोकस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी जो जीएस पेपर 1 है बीपीएससी का या अदर कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, उसमें ये टॉपिक बनता ही बनता है। लेकिन बिहार की बात करें तो ये फिक्स चैप्टर है एजुकेशन को लेकर करके। हम इस पर अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये एजुकेशन से आपका तीसरा वीडियो है। ठीक है ना, तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ये तीसरा वीडियो आपका है, लॉन्ग जाएगा वीडियो। हम फिर से कहते हैं धैर्यता को बनाए रखें, क्योंकि जब आप सिविल सर्विस में प्रवेश करते हैं ना, तो इसकी जर्नी जो है काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, और जब तक आप इसे गहराई में डीप में जा कर के नहीं समझिएगा, तब तक आपको जो है कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो गहराई में चलेंगे, डीप में समझेंगे, एक एक बात को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसा कि हमने अभी तक जो चर्चा कर दिया था, ये आज़ादी के बाद वाले हमने पूरा चर्चा कर दिया था। 1947 से लेकर करके 2020 तक जितने भी रिफॉर्म अभी तक हो चुका है एजुकेशन को लेकर करके आज़ादी के बाद, वो पूरा हमने चर्चा कर दिया। आज की इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था। इस पर पूरा फोकस हम करेंगे, काफ़ी डिटेल में फोकस करेंगे। इसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं वो 1813 से लेकर करके 1937 तक महात्मा गांधी का जो वर्धा अधिनियम था, वहां तक की बात को हम चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा आपका प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था। तो अगले टॉपिक में हम इसको क्लियर कर देंगे। जब हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ लेंगे आज के क्लास में, उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्पेशल बिहार में जो इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, उसके बारे में एक क्लास हम चर्चा करेंगे। बिहार के इसके प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे, स्पेशल चर्चा करेंगे, है ना। तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, वीडियो लॉन्ग जाएगा। ठीक है, चैनल पर जितने भी दोस्त नए बन रहे हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि कंटेंट आपको हम बढ़िया दे रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव, वहाँ पर जो है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले एक चर्चा करने वाले हैं आप लोग के बीच कि जितने भी रिफॉर्म किया गया ब्रिटिश काल में एजुकेशन को लेकर करके, उसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय का, उन पर उनको उनका क्या मत था। ऐसे हम जानते ही हैं कि ब्रिटिश काल में जितने भी रिफॉर्म किया गया, ठीक है, वो केवल वे अपनी सुविधा के लिए किए थे, ताकि उनको जो है भारत में ही जो है उनके कंपनी को सही रूप से चलाने के लिए लोग मिल जाए, सस्ते रकम में मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जो विदेशों से जो अपने वो देश से जो मंगवाते थे, लोगों को मंगवाते थे काम करने के लिए, है ना, वो उनका जो रहन सहन था काफ़ी रहीसियों वाला था। उनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन रिफॉर्म करने के बाद भी एक लिमिटेशन यहाँ पर बना करके रखा। जो उच्च पद था, उच्च पद में
वो आपका वहीं के लोग थे, जो निम्न स्तरीय पद था, ठीक है, उसमें जो है भारतीय लोग को थोड़ा बहुत मौका दिया गया। उसमें भी हमने बोला थोड़ा बहुत, सभी लोग को मौका नहीं दिया गया। तो रिफॉर्म करने का उनका एक ही मकसद था कि हमारे रोजगार जो है सही से चलते रहे और सस्ता लोग यहीं पर मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, ठीक है, उनका मेन मकसद यही था। लेकिन भारतीय थोड़ा सा होशियार तो शुरू से ही हैं, उनको तो केवल मौका का तलाश था कि कोई तो हमें अवगत कराए, एजुकेशन से अवगत कराए, टेक्नोलॉजी से अवगत कराए और देश दुनिया की बात जो है हमें बताए, ताकि हम अवगत हो जाए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और उसी में रिफॉर्म कर करके जो है अंग्रेजों को मार के खदेड़ के तो भगा दिए, है ना। तो कुछ फायदा भी हुआ और कुछ नुकसान, हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो नुकसान हुआ उसको दबा करके हम फायदे की बात यहाँ पर सोचेंगे अपनी ओर से भी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, इनका क्या सोच था, जो रिफॉर्म किया उन पर इनका क्या मत था। तो जैसे अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, अगर हम बात करें तो वे कहते हैं अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको लेकर के कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय संस्कृति से दूर करने वाला बताया और कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपने ही देश में जो है अजनबी बना दिया है। क्योंकि उस समय क्या था कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो पौराणिक शिक्षाएं थी, उसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। तो इसलिए ये कथन बोले कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया, ठीक है। तो ये सब कोटेशन याद रखना है जब हम मेंस राइटिंग लिखते हैं ना। तो मत जब तक वहां पर नहीं ऐड करेंगे, ऑथर का, राइटर का या स्वतंत्रता सेनानियों का नहीं ऐड करेंगे, महापुरुषों का नहीं ऐड करेंगे, तो जोरदार हम आंसर राइटिंग नहीं लिख पाएंगे, है ना। उसी प्रकार देखिए बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा स्वतंत्रता के लिए शिक्षा आवश्यक है, लेकिन यह हमारी संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। इन्होंने देखिए एक्सेप्ट किया, स्वीकारा कि भाई साहब स्वतंत्रता के लिए शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन यह हमारी संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है ना, संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का क्या बात है, इसमें क्या कथन है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमें स्पेशल भी पढ़ना है, महात्मा गांधी के बारे में स्पेशल पढ़ना है, नेहरू के बारे में हमें स्पेशल पढ़ना है बिहार के विशेष संदर्भ में। टैगोर जी कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को रचनात्मक और भारतीयों के लिए बाधा बताया और भारतीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की जो है वकालत की। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा दिया जा रहा है वो भारतीय भाषा में होना जरूरी है, क्योंकि जो एजुकेशन दिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा वो इंग्लिश मीडियम में था, ठीक है, जिससे जो है बहुत कम लोग ही प्रभावित हो रहे थे। और उसका मकसद भी यही था कि बहुत कम लोग को ही हम प्रभावित करें, क्योंकि हमारा रोजगार यहाँ पर चलता रहे, ठीक है ना। बांटने की राजनीति वहां पर वो किया, ये है। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो वो कहते हैं उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को ब्रिटिश मानसिकता थोपने की जो है माध्यम बताया और भारतीय को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने की सलाह दी। वो कहा कि ये जो है ब्रिटिश मानसिकता को इस हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और भारतीयों को उन्होंने सलाह दिया कि वो अपनी संस्कृति को जो है स्वीकार जुड़े रहे, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, ठीक है। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने की बात कही और अंग्रेजी शिक्षा को जो है सतही ज्ञान कहा, ठीक है ना। अंग्रेजी शिक्षा को जो है सतही ज्ञान, क्या मतलब, ये ऊपर ऊपर ज्ञान है, डीपली ज्ञान यहाँ पर ये नहीं है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आलोचना और प्रभाव पर बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा ने आधुनिक विज्ञान और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा दिया, ये तो एक्सेप्ट करने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने जो है हमें नए नए तकनीक से मैंने जोड़ा। जो उस समय का जो कनेक्टिंग जो लैंग्वेज था, इंग्लिश लैंग्वेज था, उससे हमें जोड़ा। क्योंकि स्वतंत्रता की अगर बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात करें तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो मुख्य स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको
अंग्रेजी लैंग्वेज और अदर कंट्री में जा करके उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया। जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, जितने भी महान महान मतलब वो थे उस समय का, वे सभी के सभी जो है जाकर के विदेशों में एजुकेशन प्राप्त किए, अच्छा शिक्षा, वहाँ की व्यवस्था को जाने, और वही व्यवस्था को जो आकर के जब अपने देश में देखते हैं तो काफ़ी उनको गलानी महसूस होता है। ठीक है, और उस दौर से जो है वो अपना बदलाव, देश का जो है स्वरूप बदलने के लिए जो है भिड़ जाते हैं। देखिए, एक बात बता देते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे उस समय के जो लोग थे, उनको ऐसा नहीं था, वो विदेशों से पढ़कर क्या थे, उनके पास ज्ञान था, वो चाहते तो अपने अयासी की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन जिन्होंने, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि कहा कि भाई साहब ये तो ठीक है भाई साहब, लेकिन हमारे जो धरोहर है, हमारे जो संस्कृति है, वे हमारे लिए अतुलनीय है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने पूरा फोकस दिया देश को आज़ाद करने के लिए, और अपनी जो हक है उसे मांगने के लिए जो यहाँ पर जोर दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा सकारात्मक पक्ष रहा। स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने की मांग की, जिससे भारतीय संस्कृति और आधुनिक ज्ञान का जो संतुलन यहाँ पर बने रहे। आगे चल करके राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, जिसे भारतीय भाषाओं ने में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो ये कुछ हमने पहलुओं को देखा जो आपको आंसर राइटिंग में ये आपको कोट करना होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो जोरदार बनेगा। अब ये देख लेते हैं, संपूर्ण अध्ययन करेंगे भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार को लेकर करके। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अंग्रेजों का जो एजुकेशन यहाँ पर लाने का जो मंशा था, वो मंशा क्या था। ठीक है ना, क्यों यहाँ पर वो कर रहा था, क्योंकि अगर बात करें वो 1757 की बाद जो आपका बक्सर और प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उससे ये तो साबित हो गया था कि जो भारत पर जो अभी फिलहाल शासन करने वाला है वो तो ब्रिटिश ही है। उस समय ये तो सिद्ध हो गया था, क्योंकि भारतीय में उस समय एकजुटता नहीं थी, लोग एक दूसरे को जो है समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये तो हो गया। तो आगे चल कर करके जो है 1857 की जो घटनाएं घटी, फिर अन्य जनजातीय विद्रोह घटा, अन्य कई सारी ऐसी घटनाएं घटी, उन सब से जो है वो वाकिफ थे, और इस प्रकार से जो वो पूरे भारत पर जो अपना वर्चस्व जमा लिए थे। अब भाई साहब जब वर्चस्व जमा लिए, तो जमाने के लिए उनको अस्थिरताओं को बनाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा की जरूरत थी, और प्रशासनिक ढांचा को सुधारने कायम रखने के लिए उनको लोगों की आवश्यकता थी। और वो भी लोग कैसे हों, जिनके पास अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा हो, जो हमारे हित के लिए काम करे, वैसे लोगों की जरूरत थी। तो सबसे पहले यहाँ पर यही बात उठता है कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर उनके उद्देश्यों को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें प्रशासनिक उद्देश्यों की बात करें, तो अंग्रेजों को भारत में कुशल प्रशासनिक कर्मचारी चाहिए। ठीक है ना, चाहिए थे, जो अंग्रेजी भाषा में कार्य कर सके, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें निम्न स्तर के प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है तैयार कर सके। देखिए, मनसा क्या था, अंग्रेजी शिक्षा देना है, ठीक है, लेकिन मनसा था कि उनको निम्न स्तरीय प्रशासनिक शिक्षा, प्रशासनिक कार्यालय में उनको कार्य दिया जाए। उच्च पदों पर कौन बैठे थे, वही महाशय ही बैठे हुए थे। ठीक है ना, जो लोअर क्लास का जो डिपार्टमेंट था उसके लिए मतलब वो तैयार कर रहे थे, निचले स्तर के लिए। आर्थिक उद्देश्य क्या था उनका, कि अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देकर एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो उनके व्यापार, उद्योग को बढ़ावा देने में सहयोग कर सके। मनसा तो साफ झलक रहा है, शुरू से ही मनसा उसका व्यापार करने का था। ठीक है, अब है भारतीयों को क्लर्क, अनुवादक, अन्य सहायक पदों के लिए जो प्रशिक्षण यहाँ पर किया जाने लगा, है ना। अब देखिए, धार्मिक और सांस्कृतिक ये सब आपको जब आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो बैकग्राउंड में जब शुरुआती क्षण या इसका मतलब आलोचनात्मक पक्ष आपको लिखने के लिए कहेगा, तो ये सारी बातों आपको लिखना पड़ेगा। और देखिए, ये सब जो हमने 4-5 पॉइंट जो भी बता रहे हैं ना, ये रिपीट होगा, हमेशा रिपीट होगा, ये पॉइंट हमेशा रिपीट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमेशा आपको याद रखना है। फिर है धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य की बात करें, तो ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया। जो हम बात करेंगे ना 1813, तो 1813 में जो है जो एक्ट लाया गया था 1813 का, उसमें क्या कर दिया गया था कि जो ईसाई मिशनरियां थी विदेश वाला,
उसको इजाज़त दे दिया गया था भारत में कि आप आइए और अपने धर्म का जो है प्रचार कीजिए। ठीक है, तो ये बात है। भारतीय समाज में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर पश्चिमी व्यवस्था विचारधारा को यहाँ पर बढ़ाना था। तो ये जो पश्चिमी विचारधारा है, ठीक है, शुरुआती समय में तो हम सब इसका विरोध किए, लेकिन जैसे जैसे हमने इसको देखा, समझा, उसकी व्यवस्था को समझा और अपनी व्यवस्था को तुलना किया, तो हमें यह महसूस हुआ कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है और इसी के प्रति जो है लोगों की एकजुटता बढ़ी, एकजुटता लोगों की बढ़ी और अंततः आगे चल कर जो है पूरे जोश के साथ जो है हमने 1947 में अपने देश को जो है पूर्णतः स्वतंत्रता दिला दी। ठीक है ना। ये अब आइए देखिए इसमें सामाजिक नियंत्रण। अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा संस्कृति से जोड़कर उन्हें अपने शासन के प्रति वफादार बनाने की प्रयास किया। अब देखिए मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीयों को ऐसा वर्ग बनाने की बात कही जो रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन विचार और बुद्धि से क्या हो, अंग्रेज हो। मैकाले जी की ये सोच था। ठीक है, मैकाले जी ही ने जो है, हम चर्चा करेंगे इस पर, कब करें काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है ना, वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, ज्ञान से भरी होगा, कोई भी इसमें बकवास नहीं होगा। बस धैर्यता बना करके आप वीडियो को सुनिए, कॉपी पेन ले करके साथ में बैठिए। ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें भी लगे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। जो भी हमारे पास है, हमारे अंदर जो भी है, जो हम आपको समझा सकते हैं, जिस हद तक हम आपको समझा सकते हैं, हम पूरी तरह कोशिश करेंगे आपको समझाने की कोशिश करें। तो मैकाले महाशय क्या कहते हैं कि भैया ये तो रक्त और रंग और रक्त से, खून से तो भारतीय दिखे, ठीक है, लेकिन जो विचार और बुद्धि हो उसका अंग्रेज वाला हो। तो मैकाले जी के भी अंत तक समझाइए दिए हम सब ठीक ढंग से कि आइए ये भारत है भाई साहब। ठीक है, यहाँ विविधता में भी एकता दिखता है जब अपने आप पर उतर जाते हैं। तो ये सब बात है ना। कुछ और पहलू यहाँ पर है, भारतीय समाज का विभाजन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात करें उस समय तो हिंदू और मुस्लिम समाज जो थे वो दो रूपों में बटे हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है और इसको बांटने की कोशिश किया, और इसको बांटने की कोशिश किया। अंग्रेज करा देखिए, अंग्रेजों की शिक्षा का उपयोग हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच जो है विभाजन बढ़ाने के लिए किया गया। उन्होंने अलग अलग शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जिससे भारतीय समाज में एकता जो है कमजोर हुई। पूरी तरह वही निष्कर्ष यही आपका निकाल सकते हैं, पूरा जितना भी हमने आपको बताया, कि पूरा निष्कर्ष यही है कि भारतीय प्रशासनिक नियंत्रण था उसका मुख्य उद्देश्य, आर्थिक लाभ था, धार्मिक प्रचार था और ये आपका सामाजिक नियंत्रण था। हालांकि शिक्षा प्रणाली ने भारतीय आधुनिक शिक्षा और जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। आगे चलकर के राष्ट्रीय आंदोलन में काफी बड़ा इसका भूमिका मिला, काफी बड़ा इससे बल मिला, है ना। तो ये जो हमने 3-4 पॉइंट जो स्लाइड हम आपको दिखाए ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो कोटेशन वाला जो हमने स्लाइड आपको दिखाया वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब एजुकेशन पर ये बात अगर लिखने को बोल दे, कोई भी पेपर हम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो एजुकेशन पर अगर ये बात बोल दे, समझिए काफी इंपॉर्टेंट ये आपको हो जाता है। क्लियर है, तो ये इतना बात को आप लोग गौर कीजिएगा। अब आते हैं आगे, अब बारी बारी से समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे 1813 के चार्टर एक्ट का भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव, क्योंकि 1813 ही वो पहला एक्ट था जिसमें एजुकेशन की बात कही गई। ठीक है, इसमें एजुकेशन शिक्षा की बात कही गई। तो इस पर देखो, ईस्वी याद रखना, वनडे एग्जाम के लिए जो ईस्वी दिया गया है ना, ये ईस्वी को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चर्चा करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। देखिए समझते हैं इसके बारे में। 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पहला महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था। इस अधिनियम ने शिक्षा को एक सरकारी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर किए। अब वो प्रावधान को देखेंगे, ठीक है ना, हम पॉइंट बना करके लाए हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम पॉइंट में समझ लेंगे ना, मेन क्रक्स जो है इसका, अगर वो समझ लेंगे, जब हम
आंसर राइटिंग करेंगे, उस पर फोकस करेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस पर कि कहाँ पर क्या शुरुआत कैसे करना है, अंत कैसे करना है, कोटेशन कहाँ पर क्या डालना है, ये सब पूरी बातों हम जब चर्चा करेंगे तो होगा। लेकिन जब हमें जो व्यवस्था उसकी अगर क्रक्स नहीं मालूम रहेगा और उस बात को नहीं वहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है बेकार हो जाएगा। तो हम पॉइंट बना करके लाए हैं, ठीक है, आपको पॉइंट के रूप में आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मुख्य प्रावधान है, तो मुख्य प्रावधान की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, सबसे पहली बार यहाँ पर किया गया वित्तीय सहायता की बात। भाई साहब कहें हम इतना में ही खुश थे, उसमें कम से कम कहा तो, जिम्मेदारी तो लिया, सरकारी जिम्मेदारी तो लिया यहाँ पर, है ना। अभी तक तो कोई उसका जिम्मेदार था नहीं। हम एजुकेशन व्यवस्था को सुधारेंगे, अपने ही फायदा के लिए किया, लेकिन जिम्मेदारी तो लिया। अब इसमें देखिए क्या कहा गया कि प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपया हम खर्चा करेंगे प्रति वर्ष, जो कि रकम बहुत छोटा था, लेकिन कम से कम इतना गछा। अब भाई साहब गछा, लेकिन गछा तो प्रभावित रूप से पता है 2013 में गछने के बाद समझिए 20 साल बाद तो प्रभावित किया गया, प्रभाव में लाया गया, है ना। काफी दर्द दुख से गुजरे थे आज़ादी के समय में, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय में। वही है कि 1 लाख रुपया की प्रति वर्ष यहाँ पर गछा था। ये लागत देखिएगा, चार्टर्ड एक्ट की हम बात कर रहे हैं। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात कही गई, ठीक है, धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात कही गई। इस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक और नैतिक शिक्षा फैलाने की अनुमति दे दिया। ये बात याद रखना है, क्योंकि बिहार के जब हम विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे या कोई भी स्टेट के हम विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी काफी बहुत जिम्मेदारियां होगी, इसका जो है वहां पर काफी बड़ी जिम्मेदारियां होगी। तो ये बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। थोड़ा गला सूख रहा है, गर्मी ज्यादा है, ये बगल में पानी रख लिए हैं। अब देखिए, पारंपरिक बनाम पाश्चात्य शिक्षा, इस धनराशि का उपयोग को लेकर के विवाद था कि इसे पारंपरिक भारतीय शिक्षा यानी संस्कृत और फारसी के लिए प्रयोग किया जाए या पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। गछे, लेकिन बेचारा कन्फ्यूजियाल थे कि किस पर खर्चा करें, भारतीय के पारंपरिक शिक्षा को सुधारे कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को सुधारे। ठीक है, अगला कुछ बात को देखते हैं। शिक्षा का प्रशासन, हालांकि स्थानीय सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने और उसे व्यवस्थित करने की यहाँ पर शक्ति दी गई। जो स्थानीय सरकार वहाँ पर काम कर रहा था ब्रिटिश के अंडर में, उनको यह जिम्मेदारी दिया गया कि भाई साहब आप जो है एजुकेशन व्यवस्था को थोड़ा सा देखिए, ठीक है, तो थोड़ा सा सुधार कीजिए। फिर वैज्ञानिक और साहित्यिक अनुसंधान, इस अधिनियम ने भारत में वैज्ञानिक और साहित्यिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है पहली बार कदम बढ़ाया, क्योंकि वो यहाँ के रीति रिवाज को समझना भी चाह रहे थे, क्योंकि उनको भरोसा था कि हमें तो लंबा चलना है, अभी लंबा करेंगे, ये तो वो तो अपना ही समझ लिए थे। तो वो थोड़ा सा जो यहाँ के साहित्यिक इतिहास को समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और ऐसे व्यक्ति को तलाश में थे कि जो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो साहित्य है, उसको कन्वर्ट करे इंग्लिश में या विदेशी अन्य लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ठीक है, ताकि हम उसके बारे में भी गहराई से जान सके और उसी के अनुरूप हम यहाँ पर उसका शासन चला सके, उस पर शासन चला सके, है ना। अब देखिए इसकी प्रभाव और सीमाओं की बात कर लेते हैं। यह अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप की शुरुआत थी, बहुत ही बढ़िया बात है। हालांकि 1 लाख रुपया की राशि जो है कुछ कम थी और इसका प्रभाव जो है सीमित था, कम था, प्रभाव सीमित था। 20 साल बाद अप्लाई किया गया, इसको समझ सकते हैं आप। इस धनराशि को जो उपयोग 20 वर्षों तक विवादों से उलझा रहा, जिससे शिक्षा का वास्तविक विकास जो है धीमा पड़ गया। आगे चल करके 35 में मैकाले जी देखिए आ गए, शिक्षा की नीति अंग्रेजी शिक्षा की जो है प्राथमिकता दी। मैकाले भाई साहब के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी बढ़िया से, एक ट्रिकल डाउन सिद्धांत के पढ़ेंगे, ये एक बहुत बढ़िया सिद्धांत दिए थे, ट्रिकल डाउन सिद्धांत दिए थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में उसका ज़्यादा यूज किया जाता है, एजुकेशन में भी अप्लाई किए थे भाई साहब, उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे मैकाले के बारे में, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं अब।
अगला देखिए, आ गए आप लोग के बीच महामहिम मैकाले जी। ठीक है ना, कलर से तो गोरे थे लेकिन नाम रखे थे मैकाले। तो ये जान लेते हैं कि जो मैकाले की शिक्षा नीति थी वह 1935 में लाया गया। अब आपको ये बताना है कि 1935 में जो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वे कौन थे, मतलब किसके शासनकाल में जो है गवर्नर जनरल के शासनकाल में ये आपका लाया गया था। ये आपको कमेंट करना है, जिनका कमेंट पहले आएगा हम उनके कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, समझते हैं। मैकाले की शिक्षा नीति भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने और पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। समझ गए ना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना मैकाले जी को, और भारतीय जो पारंपरिक शिक्षा था उनको कमजोर करना। इसे लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया और गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंग, देखिए नाम आ गया यहाँ, हमने सोचा कि नाम नहीं होगा। विलियम बेंटिंग जो है उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल थे और उन्होंने जो है इनकी बात को स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया तो देखते हैं मैकाले जी क्या क्या प्रावधान इसमें किए थे, कैसे व्यवस्था को सुधारते वो, है ना। देखिए उनकी मुख्य बात है, सबसे पहले तो कहें कि भैया अंग्रेजी भाषा में जो है प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। देखिए गांव ग्राम में जाइएगा ना, अभी अभी भी सरकारी स्कूल वाले बच्चे डरते हैं अंग्रेजी शिक्षा को लेकर। उस समय की बात है जिस समय लोग शिक्षा का जो सब ही नहीं जानते थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजी से प्राथमिक शिक्षा भी जो है अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी को जो है प्रमुख भाषा बनाने की उन्होंने सिफारिश किया। पारंपरिक शिक्षा की उन्होंने उपेक्षा की, मतलब उसको नज़रअंदाज कर दिया। पारंपरिक शिक्षा जो हम लेकर आ रहे थे शुरुआती समय में उसको उन्होंने उपेक्षित कर दिया, स्वीकार कर दी। जैसे देखिए संस्कृत, फारसी, अरबी जैसे भारतीय भाषाओं में जो दी जाने वाली शिक्षा थी वह उनका महत्व जो उन्होंने कम कर दिया। प्रशासनिक वर्ग का जो है निर्माण, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को ऐसे भारतीय चाहिए थे जो प्रशासनिक कार्यों में सहायक बने रह सके। इसीलिए शिक्षा को जो इस दिशा में उन्होंने मोड़ा, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चलते रहे, है ना। जो वहाँ से जो मंगाते थे, ब्रिटेन से जो मंगाते थे लोगों को, वो जो है यहीं पर उपलब्ध हो जाए, उनका मुख्य उद्देश्य ये था। फिर है पश्चिमी ज्ञान की श्रेष्ठता को मानना, मतलब लोगों के बीच एक वो अंधविश्वास पैदा करने में वो लग गए कि जो हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है वो सबसे महान है और जो तुम्हारी एजुकेशन व्यवस्था है वो सबसे घटिया है। दोनों के बीच जो है इस मामला में क्या कर दिया, दोनों के बीच मतभेद पैदा कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा और जो हमारी जो पारंपरिक शिक्षाएं थी वे दोनों के बीच एक खाई पैदा किया। ठीक है, और जब खाई पैदा हुआ तो जो भारतीय लोग थे उनको थोड़ा सा बुरा लगा। ठीक है, तो कई बार मतलब ऐसी आंदोलन भी देखने को मिला, ये हो गया। फिर है धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, क्योंकि बात करते हैं 1813 में तो मिशनरियों को इजाज़त दे दिया गया था कि आप आइए और यहाँ पर जो जितने भी आप अपना प्रचार प्रसार कीजिए और ईसाई धर्म का यहाँ पर बढ़ावा दीजिए। इनका यही था कि ईसाई मिशनरियों की शिक्षा के माध्यम से भारतीय धर्मांतरण को जो है प्रेरित करने की सुविधा यहाँ पर इन्होंने दी गई, बताई। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभाव और आलोचना की बात कर लेते हैं। तो यह सबसे पहले तो यही है कि भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करना। देखिए हम जो उनकी प्रमुख बातें पढ़ेंगे, जब अगर हम ये टॉपिक याद हो जाएगा ना, एक बार दो बार तीन बार अगर सुनिएगा, देखिएगा, लिखिएगा, अगर ये याद हो जाता है तो इसी से हम आलोचना भी कर सकते हैं, कुछ फायदा भी निकाल सकते हैं, नकारात्मक पक्ष भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी मुख्य बात अगर समझ लेते हैं ना तो नकारात्मक पक्ष हम आराम से लिख देंगे। बाकी तो उद्देश्य पता ही है क्या उनका उद्देश्य था, शुरू में आपको बता दिया। तो ये था उनके कि भारतीय भाषा को उपेक्षा करना। इस नीति के कारण भारतीय जो है भाषाओं में शिक्षा का स्तर गिरा और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली यहाँ पर क्या हो गई, कमजोर हो गई। फिर है मानसिक उपनिवेशवाद। मानसिक उपनिवेशवाद, इसका क्या मतलब है कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उनकी सोच को पश्चिमी विचारधारा के अनुरूप जो ढालने में उन्होंने लग गया।
मानसिक क्या है, मानसिक उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब आगे चर्चा करेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे तो, अभी ऐसे भी इतिहास से पढ़ रहे हैं। उपनिवेशवाद मतलब कि उनके दो मतलब जो अदर कंट्री वाले, जो अदर जो देश थे, यूरोपियन जो देश थे, वो जो मतलब या भारत पर आए थे, ठीक है, तो वो भारत के लिए क्या था, एक उपनिवेशवाद था। तो उनका मानसिक रूप से जो क्या था कि उनको यूरोपीय बनाना था, ब्रिटिश के जैसा बनाना था। बोले ना कि रक्त और चेहरा तो मतलब भारतीय हो, लेकिन जो कार्यशैली हो उसमें कैसा दिखे, अंग्रेजी जैसा दिखे, अंग्रेज जैसा दिखे, ये इनका मकसद था। सामाजिक असमानता, केवल उच्च वर्गों के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का जो है लाभ मिले, इससे समाज में जो है असमानता बढ़ी, है ना। इनका मकसद क्या था कि केवल उच्च वर्गों को ही अंग्रेजी शिक्षा मिले, ठीक है। और इसे जो है क्या करेगा, उस असमानता में पश्चात और अंग्रेजी शिक्षा जब की बात की गई तो दोनों के बीच एक खाई पैदा हुआ, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय चेतना का विकास। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को आधुनिक विचारों से परिचित कराया, जिससे आगे चलकर के स्वतंत्रता संग्राम में इसका बल मिला। तो ये आपका देखिए एक पॉजिटिव बात यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव बात हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, सकारात्मक पक्ष में लिख सकते हैं, हमारे लिए फायदेमंद था। फिर प्रशासनिक लाभ, अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय प्रशासनिक दक्षता बढ़ी, लेकिन यह केवल ब्रिटिश सहायता में था। लेकिन कुछ भी तो फायदा तो हुआ, है ना, धीरे धीरे ही सही फायदा तो हुआ इंडिया को। तो ये भी हम यहाँ पर पॉजिटिव पक्ष में इसको हम लिख सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, लेकिन इसमें दीर्घकालीन प्रभावों में भारतीय संस्कृति और भाषाओं की उपेक्षा शामिल थी। यह नीति ब्रिटिश शासन के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिसे भारतीय समाज शिक्षा के और अवसरों की असमानता यहाँ पर बढ़ी। तो ये था मैकाले के बारे में। अब थोड़ा सा जो मैकाले का जो ये सिद्धांत दिए थे कि उच्च वर्ग के शिक्षा लोगों को केवल शिक्षा दिया जाए, और जब वो उनका एक सिद्धांत था कि जब उच्च वर्ग के लोगों को हम शिक्षित करेंगे, क्योंकि उस समय एजुकेशन पर खर्चा भी कम कर रहे थे, तो उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे तो वे वर्ग जो है धीरे धीरे निम्न वर्ग को जो है वो एजुकेशन जो है वो फैलाएंगे। इसे हिंदी में कहते हैं टपकन का सिद्धांत। अभी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसी में स्लाइड शायद हम बनाए थे उसका, टपकन के सिद्धांत वाला। हाँ देखिए यही है टपकन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी टुवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। याद रखना है टपकन सिद्धांत, यही मैकाले भाई साहब का यही सिद्धांत था। टपक टपक करके जो है उच्च वर्गीय स्तर को मतलब हम एजुकेट करेंगे, और वही उच्च वर्ग जो है निम्न वर्ग को जो वहां से शिक्षा छन कर करके जो है नीचे वहां तक पहुंचे। ये व्यवस्था जो टपकन सिद्धांत है, ट्रिकल डाउन जो थ्योरी है, ये इकोनॉमिक्स का एक काफी बेस्ट थ्योरी माना जाता है ना। लेकिन मैकाले भाई साहब इसको एजुकेशन पर अप्लाई किया। जैसा कि यहाँ पर देखिए बोला गया कि टपकन जो ट्रिकल डाउन जो थ्योरी है, तो वार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मूल रूप से आर्थिक सिद्धांत है, इकोनॉमिकल ये आपका थ्योरी है, लेकिन इसे शिक्षा व्यवस्था पर भी लागू किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा और ज्ञान का प्रसार समाज के उच्च वर्गों से निम्न वर्गों तक धीरे धीरे होता है ना। वही था, उच्च वर्गों को हम शिक्षित करेंगे, उच्च वर्ग यहाँ पर पढ़ेगा, और वो धीरे धीरे निम्न वर्गों को जो शिक्षित करेगा। लेकिन भारत के लोग भी अजीबे थे, बहुत कम ऐसे ऐसे थे जिन्हें हम याद करते हैं आज भी। जैसे ज्योतिबा फुले की बात करें, राजा राम मोहन की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ये टैगोर की बात करें, मतलब ये लोग मतलब कुछ ऐसे थे जो मतलब एजुकेशन को जो है जमीनी स्तर पर लेकर के आए। ज्योतिबा राम फुले, कुछ समय पहले उनका एक मूवी भी आया था, काफी अच्छा मूवी है, आप लोग जरूर उसे देखिएगा। और उस समय की वास्तविकता को स्वीकारिए। हम बोले ना इतिहास को भाई साहब स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है ना। इतिहास जैसे है उसे स्वीकारिए, इसमें कोई छेड़खानी मत कीजिए, और आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी इससे अवगत कराइए, वही इतिहास से, ठीक है। अब देखिए यही समझते हैं टपकन के सिद्धांत। शिक्षा व्यवस्था में इसका मुख्य बिंदु क्या है कि उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक जो है ज्ञान का प्रवाह यह मानता है कि उच्च वर्ग की अच्छी शिक्षा मिलेगी
तो वे समाज में जो है ज्ञान का प्रसार करेंगे। लेकिन उस समय लोग चाहते थे अगर हमें उच्च ज्ञान मिल ही गया तो हम क्यों नीचे वाला को देखें, है ना। अब हम अयाशी का जिंदगी जिएंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग यही थे, अयाशी की जिंदगी जीने वाला। कुछ ही लोग ऐसे थे जो समाज के लिए करना चाहते थे, जो लोगों के लिए करना चाहते थे, जो पिछड़ों के लिए करना चाहते थे, जो समाज में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहते थे। कुछ ही चंद लोग ऐसे थे, और वही चंद लोगों के वजह से जो है आज हमारा देश जो है यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। फिर है शिक्षा का केंद्रीकरण। इसमें शिक्षा का क्या हो जाता है, केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण नहीं, क्योंकि शिक्षा एक ही जगह केंद्रित है, उच्च वर्गों तक ही केंद्रित है ना। शिक्षा उच्च वर्गों तक ही केंद्रित है। जब हम बात किए थे नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला बात किए थे, फिर 1986 वाला बात किए थे, उसमें तो क्या था कि एजुकेशन का विकेंद्रीकरण किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था वहाँ पर एजुकेशन का, ठीक है। तो उस समय क्या था कि केंद्र, स्टेट एंड मतलब जो आपका जो जिला स्तर पर जो था उस 3 लेवल में बांटा गया था। यहाँ पर क्या था, ये केवल उच्च वर्गों को हम शिक्षित करेंगे, ठीक है। एक विशिष्ट जो वर्ग है उसे ही एजुकेशन दिया जाएगा, और बाद में जो है ये समाज को अन्य वर्गों तक पहुंचेगी। ये व्यवस्था यहाँ पर किया गया था। क्लियर है यहाँ तक। फिर है संसाधनों का असमान वितरण, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी समस्या शुरू से ही बने, अभी भी बना हुआ है। संसाधनों का असमान वितरण अभी भी बना हुआ है। ये है शिक्षा के क्षेत्र में यह सिद्धांत संसाधनों के असमान वितरण को भी दर्शाता है, जहाँ उच्च वर्ग को पहले लाभ मिलता है, ठीक है। अभी भी इकोनॉमिक में तो भैया ये तो एकदम ठूस ठूस के बड़ा हुआ है कि जो संसाधनों का जो प्रथम लाभार्थी होंगे वे जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास पहले से धन है, वही इसका प्रथम लाभार्थी होंगे। हम सबके पास तो मतलब कितना जाली से छन करके आता है, ऊपर से गिरता है ड्राम से तो नीचे पहुंचता है, वो बूंद बूंद पहुंचता है ना, बूंद बूंद टपक टपक कर नीचे पहुंचता है, ठीक है। फिर देखिए समाज में शिक्षा का प्रभाव, यह मानता है कि जब उच्च वर्ग शिक्षित हो गए तो ये समाज में सुधार लाने और शिक्षा को जो है बढ़ावा देने में, ठीक है। हाँ भाई, अब देखिए है ये हमने जान लिया क्या चीज, टपकन के सिद्धांत जान लिया, तो एक नया चीज आपको सीखने को मिला, है ना। वीडियो काफी इंफॉर्मेशन वाला होगा। अगर जो नहीं भी तैयारी करते हैं कोई चीज का, अगर जिनको केवल समझना है, ज्ञान हासिल करना है ना, तो वीडियो देख सकते हैं, काफी यूजफुल होगा। आगे हम बात कर लेते हैं वुड्स डिस्पैच की नीति 1854, ठीक है। वुड डिस्पैच की नीति 1854, इनकी जो मतलब नीतियां थी, इन्हीं को जो है कहा गया शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा के रूप में इन्हीं को कहा गया। ये हैं वुड डिस्पैच 1854 में सर चार्ल्स वुड द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अध्यक्ष थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसका यह अध्यक्ष थे वुड डिस्पैच। इसे भारतीय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, जिसे ब्रिटिश शासन के तहत शिक्षा नीति के नए रूप में यहाँ पर जानने को मिलता है। इस नीति को जो है कहा गया था मैग्ना कार्टा कहा गया था एजुकेशन के फॉर्म में। क्यों कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा जो बच्चों को दिया जाए वो स्थानीय भाषा में दिया जाए, जो हायर एजुकेशन हो, ठीक है, वो आपका जो है इंग्लिश मीडियम में दिया जाए, अंग्रेजी माध्यम में दिया जाए। इन्होंने महिलाओं पर भी फोकस किया, क्योंकि इसी समय मतलब ज्योतिबा फूले अपना मतलब सक्रिय भूमिका निभा रहे थे जमीनी स्तर पर, है ना, इसी समय वो निभा रहे थे। ये आप कहेंगे मुख्य विशेषता को समझ लेते हैं। शिक्षा का प्रसार, इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों की जो है व्यवस्था की, प्राथमिक शिक्षा किस लेवल में दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा किस लेवल में दिया जाए, और जो हायर एजुकेशन हो वो किस स्तर में दिया जाए। जन शिक्षा का विभाजन विभाग की स्थापना, इन्होंने जन माने लोगों को शिक्षा करने के लिए जो है
जन शिक्षा का जो विभाग की स्थापना किया। अब जब देखिएगा ना, हमने देखा फूले मूवी देखा, जब फूले मूवी देखिएगा तो उस समय एक लोगों के बीच मानसिकता था कि पुरुष जो हैं वो बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते थे। लोगों के उच्च वर्ग में ये मानसिकता था कि पुरुष वर्ग जो है वो छोटे बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते थे। तो फूले या ज्योतिबा फूले क्या किए थे कि अपनी पत्नी को, वो उनके पत्नी पढ़े लिखे नहीं थे, बचपन में उनका विवाह हो गया था, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो घर में लाएं बुलाएं और अपने पत्नी को पहले वो एजुकेट करवाएं, पढ़ाएं, खुद से पढ़ाएं, ठीक है। और उनको, क्योंकि इस समय जो है एजुकेशन के मामले में जो है दस्तावेज तैयार, महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार हो चुका था और रिफॉर्म भी यहाँ पर हो चुका था, शिक्षा में सुधार, विभागीय स्थापना भी हो गया था, हो रहा था। तो इस समय क्या किया उन्होंने, अपने पत्नी को जो है मतलब कैसे बच्चों को पढ़ाना है, इसके लिए, जैसे अभी होता है ना बीएड करना, डीएलएड करना, ये होता है ना, तो इसके लिए जो है उन्होंने जहाँ पर इसका अंग्रेजी द्वारा इसका जो एजुकेशन या डिग्री दिया जा रहा था, ठीक है, वहां पर उनको भेजा। वहां जब गए तो उनको तो पहले लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास बेसिक एजुकेशन था नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट किए, परिस्थितियों को समझाए, तो वो वहां पर बुझा और बुझने के बाद जो उनको ये डिग्री दिया और तब वहां से पढ़ करके आए तो बच्चियों के लिए काम किए, वो पढ़ाए, वहां पर पढ़ा। फिर महिला विधवा विवाह को लेकर के उन्होंने काफी अच्छा, मतलब मूवी बढ़िया है, देखिएगा, वहां से आपको ज्ञान भी मिलेगा और इतिहास से जब पढ़ेगा तो उसको लिंक भी आप कर सकते हैं। ये है। फिर सहायता अनुदान प्रणाली यहाँ पर लागू किया, निजी और मिशनरी और स्कूलों को जो आर्थिक सहायता देने की उन्होंने बात किया। अंग्रेजी और स्थानीय भाषा का उपयोग, ताकि उच्च शिक्षा अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, जबकि प्राथमिक स्तर पर जो है स्थानीय भाषाओं को यहाँ पर पढ़ाने पर, स्थानीय भाषा में पढ़ाने की यहाँ पर बात की गई। तो ये यही सब जो इनकी नीतियां थी ना वो अच्छी नीतियां थी। फिर है महिला शिक्षा पर, देखिए पॉइंट 5वां नंबर, महिला शिक्षा पर जो पहली बार उन्होंने बात किया, महिला शिक्षा को पढ़ाने के लिए जो पहले उन्होंने प्रोत्साहन किया। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की उन्होंने बात किया, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की जो है इन्होंने सिफारिश की। तो ये गुड डिस्पैच की जो नीति थी वो काफ़ी अच्छी नीति थी, क्योंकि इन्होंने सभी वर्गों को जो एक समान रूप से देखने की कोशिश की और एजुकेशन पर जो है काफ़ी अच्छा सुधार किया। कुछ और बातों को यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, इसका सकारात्मक पक्ष देखेंगे और नकारात्मक पक्ष देखेंगे, फिर इसका निष्कर्ष देखेंगे। सकारात्मक पक्ष क्या था कि शिक्षा का जो है संस्थागत विकास हुआ, संस्था की स्थापना हुई, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई, महिला शिक्षा को जो है बढ़ावा मिला, स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर जो है मान्यता मिली। नकारात्मक पक्ष भी है, शिक्षा का उद्देश्य प्रशासनिक वर्ग तैयार करने का था। ये तो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया भाई साहब, उनका उद्देश्य तो यही था कि काम तो मेरा ही चले, ठीक है, उनका मेन उद्देश्य यही था, न कि व्यवसायिक जनसंख्या के शिक्षित करना था। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को प्राथमिकता देने से भारतीय भाषाओं का जो यहाँ पर क्या हो गया, हास्य हो गया, माने भारतीय भाषा जो धीरे 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 दबता चला गया, ठीक है। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार जो है धीमी हो गई। आगे कुछ और बात कर लेते हैं बिंदुओं पर। आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करें तो ये पॉइंट हम आप लोग के बीच कुछ लेकर के आए हैं, वही सारी बात जो ऊपर हमने देखा उसी से यहाँ पर आलोचनात्मक बात भी यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये है कि वुड डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक दिशा दी, लेकिन इसकी सीमाएं थी। यह नीति मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासन के लिए योग्य कर्मचारी तैयार करने पर केंद्रित था, है ना। बात हमेशा आपको वही आएगा जब नकारात्मक पक्ष की बात करिएगा, जब जो उनकी जो नीतियां थी, अगर नीतियां की मुख्य क्रक्स, मुख्य बिंदु को अगर आप देख लेते हैं तो वहां से हम नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष को निकाल सकते हैं। अब बाकी यहाँ पर आलोचनात्मक पक्ष की बात करेंगे तो उनका जो मेन उद्देश्य था, मेन व्यू था एजुकेशन को भारत में बढ़ाने का, वो आपका यही था कि अपने फायदा के लिए करना था, है ना, न कि देखिए ही आम जनता को शिक्षित करने पर था। इनके अलावा महिला शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात तो कही गई, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया। यही सब बात करना है यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं। अब आ गए भाई साहब हंटर आयोग 1882, हंटर जी आ गए अब यहाँ पर।
इनका देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये है कि हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन, याद रखना है, लॉर्ड रिपन के समय में ये हुआ। समय काल में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना और सुधार के लिए सुझाव देना। एक वनडे एग्जाम में आप ये पूछ सकता है, पहले तो इसमें याद रखिएगा कि कब लाया गया, किसके काल में लाया गया, ये याद रखना है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य था। बात कर लेते हैं मुख्य उद्देश्य का। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, शिक्षा को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सुझाव देना, शिक्षा में सरकारी भूमिका, सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की यहाँ पर सिफारिश की गई। फिर है महिला शिक्षा, महिला को शिक्षा को बढ़ावा देने की यहाँ पर आवश्यकता पर बल दिया गया। मिशनरियों स्कूलों का मूल्यांकन, मिशनरी स्कूलों की भूमिका और उनके प्रभाव का जो है क्या था, विश्लेषण करना था। जो मिशनरी अभी मतलब 1813 से लेकर करके जो अभी तक 1882 तक जितने भी उन्होंने अपना मतलब यहाँ पर काम किया, प्रचार प्रसार किया, उनका क्या था, प्रभाव को देखना था कि इसका क्या प्रभाव पड़ा अभी तक। ठीक है, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में जो है स्थानीय भाषाओं का उपयोग को इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन किया। चाहे मैकाले हैं, चाहे वुड डिस्पैच हो, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में जो है स्थानीय भाषाओं को जो है करने की बात की। अब देखिए इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी, तो मुख्य सिफारिश है कि प्राथमिक शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में लाने की सिफारिश था। जो प्राथमिक शिक्षा था, ऐसे केवल हायर एजुकेशन था, वो सरकारी नियंत्रण में। अब ये क्या कहें कि जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही थी जमीनी स्तर पर, उसे भी जो है सरकारी नियंत्रण में ला दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रसार पर जोर देना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष प्रयास किया गया। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को प्राथमिकता यहाँ पर दी गई। फिर है शिक्षकों की प्रशिक्षण, वेतन में सुधार यहाँ पर करने की सिफारिश की गई। अब है इस पर प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक पक्ष को अगर देखा जाए तो कहता है कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हुआ, है ना, महिला का जो है शिक्षा के प्रति बढ़ावा हुआ, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को जो है एक मान्यता मिली। नकारात्मक पक्ष भी है, निकाल सकते हैं हम कि उच्च शिक्षा पर अपेक्षाकृत ध्यान यहाँ पर नहीं दिया गया। जो उच्च शिक्षा है, जो अन्य लोग यहाँ पर थे, उनको सभी को जो उच्च शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार जो है काफी धीमी रही। मिशनरी स्कूलों की जो है भूमिका को लेकर के विवाद अभी भी बना रहा। जो मिशनरियां थी वो क्या कर रहे थे कि धर्मांतरण कर करके जो है यहाँ पर अपने जैसा लोगों को जो है अपने जैसा बनाने के प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया कि मिशनरी स्कूलों की भूमिका को लेकर के वह विवाद बन रहा था। आलोचनात्मक पक्ष हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या है कि हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन इसकी सीमाएं थी। यह आयोग मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित थी, जबकि उच्च शिक्षा को लेकर के कोई ठोस नीति नहीं बनाई। इसके अलावा सरकार की भूमिका को बढ़ाने की सिफारिश की गई, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने में कोई चुनौतियां नहीं आई। आगे बात कर लेते हैं। अब है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंपोर्टेंट है, पीटी में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। और कोई भी स्टेट पीसीएस की अगर बात करें, जो बंगाल विभाजन की जब घटना शुरू होती है, ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा बनता है। यहाँ से जो एक प्रश्न जो है आपका बनता ही बनता है कोई भी एग्जाम में, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कब लाया गया, 1904, किसके उस समय क्या था, वहाँ के भारत के गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कर्जन महाशय थे। इसी के समय में बंगाल का विभाजन भी है 1905 को, याद रखिएगा, शासन काल में लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली को सुधारना और विश्वविद्यालयों को अधिक सरकारी नियंत्रण में लेना। ठीक है, जो उच्च शिक्षा था उसको सुधार करना था, प्रणाली में सुधार करना था, और जो विश्वविद्यालय था
उस पर जो है सरकारी नियंत्रण जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्वतंत्रता उनको कम दी गई। मुख्य विशेषता हम यहीं से निकाल सकते हैं, सरकारी नियंत्रण, विश्वविद्यालय को सरकार के अधीन नियंत्रण में लाना, सख्त संबद्धता नियम, कॉलेजों की संबद्धता के लिए सख्त नियम उन्होंने बनाया, शिक्षकों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय को शिक्षकों की नियुक्ति का जो है अधिकार दिया गया, मतलब जो विश्वविद्यालय होंगे वो शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। अनुदान प्रणाली, सरकार ने विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने की यहाँ पर व्यवस्था की। शिक्षा की गुणवत्ता, बिहार की गुणवत्ता सुधारने पर जो है यहाँ पर शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने पर यहाँ पर क्या किया गया, जोर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं सकारात्मक प्रभाव इस पर क्या पड़ा। इसमें कि विश्वविद्यालय की अधिक संगठित किया गया, शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन में यहाँ पर क्या हुआ, सुधार हुआ। उच्च शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाया गया। नकारात्मक पक्ष यहीं से निकाल लेंगे, विश्वविद्यालय पर जो है सरकारी नियंत्रण क्या कर दिया गया, मैक्सिमम बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर स्वतंत्रता, फिर स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थानों की जो स्वायत्तता को कम कर दी गई। जो शैक्षणिक संस्था या जो स्थानीय लोग चला रहे थे भारत में जमीनी स्तर पर, उनकी स्वतंत्रता भी जो क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, उनको भी अपने अंडर में ले लिया। ये है, भारत ने जो है शिक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाने का यहाँ पर क्या किया, प्रयास किया। आलोचनात्मक पक्ष यहीं से निकाल लेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को कई भारतीय नेताओं ने प्रगतिमान कदम माना। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे भारतीय शिक्षा का ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास बताया। हालांकि इस अधिनियम ने विश्वविद्यालय की संरचना को अधिक व्यवस्थित किया, लेकिन यह शिक्षा की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला जो है भी साबित हुआ। व्यवस्थित तो किया, नियम कानून के दायरे में लाया, क्योंकि यहाँ पर क्या गया था कि जो शिक्षक की जो बहाली होगा अब इसी के थ्रू होगा। व्यवस्थित किया, लेकिन जो है ये क्या कर दिया, सीमित कर दी, इसकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला है आपका सैडलर आयोग 1917 से 19। ठीक है, सैडलर आयोग कब लाया गया, तो 1917-19 याद रखना है। इसके मुख्य प्रावधानों को देखेंगे। तरह की सैडलर आयोग, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, जो सैडलर आयोग है उसे हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। 1917 में सर माइकल सैडलर, नाम याद रखिएगा, 17 में सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसका उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और सुधार के लिए जो है सुझाव देना। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, ठीक है, देख लेते हैं। तो मुख्य उद्देश्य था, सबसे पहला यही था कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच तालमेल बनाना। जो माध्यमिक शिक्षा था और जो उच्च शिक्षा था उनके बीच जो है समन्वय को स्थापित करना था। आयोग ने पाया कि उच्च शिक्षा की समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब माध्यमिक शिक्षा को भी सुधारा जाए, क्योंकि डायरेक्ट तो हम किसी को हायर एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, है ना। हायर एजुकेशन डायरेक्ट तो नहीं दे सकते हैं, जब तक उनका बेसिक ठीक नहीं रहेगा तब तक उनको कैसे एकाएक हायर एजुकेशन दे देंगे। तो पहले इन्होंने सुझाव दिया कि जब तक जो माध्यमिक स्तर का जो एजुकेशन है अगर वो नहीं सुधारा जाएगा तो हायर एजुकेशन देने में लोगों को कठिनाई आ रहा था, समझने में कठिनाइयाँ हो रही थी। तो ये दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने की बात की। फिर है स्वायत्त विश्वविद्यालय की स्थापना। अभी हमने पढ़ा जब अभी हमने पढ़ा वो 1904 वाला विश्वविद्यालय अधिनियम, उसमें क्या था कि स्वायत्तता को कम कर दिया गया, स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि जो विश्वविद्यालय की जो स्वतंत्रता थी इसको कायम रहने के लिए कायम किया फिर से एक बार।
मतलब कहा कि आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को प्रशासनिक स्वतंत्रता यहाँ पर दी जाए, है ना। तो ये लिंक करने वाली बात यहाँ पर याद रखिए, लिंक कैसे करेंगे। 1904 में क्या कहा गया, स्वतंत्रता को उसका हनन किया गया, ठीक है। लेकिन आगे चल करके जब सैडलर आयोग की बात करते हैं तो उन्होंने फिर बात क्या किया, स्वतंत्रता की मतलब बात की, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की बात की। फिर है इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि माध्यमिक जो एजुकेशन है और जो हायर एजुकेशन दोनों को लिंक करना था। तो इसीलिए वह क्या किए कि जो इंटरमीडिएट जो कॉलेज है 10+2 वाला, इसकी उन्होंने स्थापना की बात की। क्योंकि देखिए माध्यमिक और स्नातक शिक्षा के बीच एक अलग स्तर बनाने की सिफारिश उन्होंने किया। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सिफारिश की, व्यवस्था पर जोर दिया, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात कही गई। क्लियर है। अब देखते थे इसके कुछ मुख्य सिफारिशें थी कि स्कूली शिक्षा को जो है 12 वर्ष तक बढ़ाने की बात कही गई। जो स्कूली शिक्षा था, जो बेसिक एजुकेशन था, वो 12 वर्ष तक बढ़ाने की बात कही गई। फिर यहाँ पर है कि इंटरमीडिएट जो कॉलेज की स्थापना की बात कही गई, जो उच्च शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। इंपॉर्टेंट था इस समय, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब तक हमने माध्यमिक स्तर में सही एजुकेशन नहीं देंगे तब तक उसको डायरेक्ट हायर एजुकेशन सिखाना संभव नहीं है। इन्होंने ये समझा कि जो इंटरमीडिएट कॉलेज है उनको सही से स्थापित किया जाए, उसमें मजबूती से काम किया जाए ताकि उसको सही से जो है उच्च शिक्षा दिया जाए। स्वायत्त विश्वविद्यालय की स्थापना, अभी हमने देखा कि इन्होंने ये बात कही, सिफारिश की कि विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता मिलना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने मर्जी से काम कर सके। कि विश्वविद्यालय की स्थापना ताकि वे प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होकर के जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की। शिक्षा में जो है सरकारी हस्तक्षेप को कम किया, है ना। मतलब लोग जो है अपने मर्जी से जिनको एजुकेटर करना है वो आराम से वो कर सके। अभी भी देखिएगा कि जो कोचिंग व्यवस्था है भारत में, उस पर या जो प्राइवेट स्कूल, जो केंद्रीय स्कूल है, उस पर क्या है, मतलब सरकारी नियंत्रण है, ठीक है ना। अभी भी ये देखने को आपको मिलता है। अब कोई एक आम आदमी सोचेगा कि हम एक अपना कॉलेज खड़ा करें, अपना कॉलेज बनाए जिससे बच्चों को जो है सही से एजुकेशन दे सके, तो बेचारा पापड़ बेलते बेलते मर जाएगा जगह खोजने में, ग्रांट लेने में यूजीसी से, है ना। ये सब खोजते खोजते उसका उम्र आधा निकल जाता है। ये स्थितियाँ होती है। सरकारी जब जब ज़्यादा सरकार का प्रभाव होता है ना, स्वायत्तता जब कम होती है तो ये स्थितियाँ देखने को मिलता है। अब देखिए इसके सकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच स्पष्ट विभाजन, इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना से शिक्षा प्रणाली अधिक संगठित हुई, विश्वविद्यालय को अधिक स्वायत्तता मिला और व्यावसायिक शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा मिली। नकारात्मक पक्ष भी है, आयोग की सिफारिश पूरी तरह से लागू नहीं किया, ठीक है। जो सिफारिश था आयोग का वो पूरी तरह से यहाँ पर लागू नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इसकी प्रसार कैसी है, धीमी ही देखने को मिल रहा है। ये नकारात्मक पक्ष हमेशा लिख सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक। और अभी वर्तमान समय में भी बात करें आज़ादी के बाद में भी, तो ये नकारात्मक पक्ष में टॉपिक को डायरेक्ट डाल सकते हैं। फिर है तकनीकी शिक्षा को अपेक्षित जो है स्तर तक नहीं बढ़ाया गया, मतलब जितना चाहिए था देना उतना उस लेवल तक उसको नहीं बढ़ाया गया। आलोचनात्मक पक्ष में वही लिख सकते हैं, जितना हमने सकारात्मक और नकारात्मक देखा वही टॉपिक को यहाँ पर डाल सकते हैं कि सैडलर आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थी। आयोग ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच तालमेल पर जोर दिया, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने में चुनौतियां आई। इसके अलावा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई, लेकिन इसे व्यापक स्तर पर लागू नहीं किया गया। ये इनकी मुख्य क्या थी, सिफारिशें थी। अब देखिए अब अगला पढ़ना है 1929 का हार्टाग समिति, ठीक है। 1929 का जो है हार्टाग समिति है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लास्ट एक बर्दाश्त कमेटी पढ़ेंगे, गांधी जी वाला।
ये देख लेते हैं कि जो हार्टग समिति है वो आपका कब लाया गया। इसकी स्थापना 1929 में की गई, ब्रिटिश सरकार द्वारा ये किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और सुधार के लिए सुझाव देना। शुरू से ही यही घटनाएं चल रही है, मूल्यांकन करेंगे, सुधार करेंगे, है ना। 1 साल 100 साल मतलब केवल सुधारे में लगा दिया, 150 साल, अभी भी सुधारे हो रहा है। यह समिति जो है सर फिलिप जो है हरताग की अध्यक्षता में लाई गई थी। ये याद रखना है। मुख्य बिंदु क्या था इनका कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार करिए। अब सब शुरुआत में तो कोई जोर दिया नहीं, जब देना था शुरुआती क्षण में उस समय तो कोई जोर दिया नहीं। अब सभी लग रहे हैं कि भैया जब तक प्राथमिक और माध्यमिक ना सुधरेगा ना तब तक हायर एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। अभी के जो दौर आप समझ सकते हैं, जब आप 1900 के बाद की दौर आप देखते हैं, 1900 के बाद की जो दौर देखते हैं, भैया भारत में हलचल मचा हुआ था पूरा आज़ादी को लेकर करके। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही थी, सरकार चिंता में था। अगर हम यहाँ के लोगों की भी अब नहीं काम नहीं करेंगे, भैया बोरिया बिस्तर को समेटना पड़ जाएगा। इसीलिए पूरी एकदम ध्यान दे रहा था। ठीक है, वही है। अब देखिए वो बोले माध्यमिक, अभी बेचारा प्राथमिक भी बोल रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा में अब सुधार किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और अनावश्यक संसाधनों की बर्बादी को यहाँ पर जो है रोकने पर जोर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, उच्च शिक्षा की बजाय माध्यमिक शिक्षा को जो अधिक प्रभावित सिफारिश किया गया। जो काम पहले करना था, जो काम शुरुआती में करना था वो आज कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब लग गया भैया नहीं करेंगे हमको ये सब छोड़ेगा नहीं, करना तो मजबूरी बन गया था उनका, बार बार सुधार करना मजबूरी बन गया था, इसलिए बार बार आयोग की गठन किया जा रहा था। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश, शिक्षा में दक्षता, छात्रों की संख्या बढ़ाने के बावजूद शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान दिया गया। छात्रों की संख्या को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, इसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दी गई। महिला शिक्षा पर बढ़ावा दिया, इसकी प्रोत्साहन किया गया महिला शिक्षा को, महिलाओं को पढ़ाइए। ठीक है, अब आइए मुख्य सिफारिश भाई साहब क्या किए कि प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों की प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। जब तक शिक्षित नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम किसी को समझाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, है ना। फिर है माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए छात्रों की संख्या को जो है नियंत्रित करने की सिफारिश की। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थान की स्थापना। विश्वविद्यालयों में प्रवेश केवल योग्य छात्र को जो है देने की सिफारिश की। विश्वविद्यालय में वही जाएगा जो योग्य होगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा सुधार हो चुका था मिडिल स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर। अभी भी यही कंडीशन है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अच्छा कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। अभी भी ये कंडीशन अप्लाई है। अब देखिए इस पर प्रभाव देखते सकारात्मक पक्ष, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार, तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिला, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए। नकारात्मक पक्ष, उच्च शिक्षा पर अपेक्षित जो है ध्यान अभी भी नहीं दिया गया यहाँ के लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र बेचारा अभी भी धीमे धीमे चल रहा था, टप्पन के सिद्धांत का फॉलो मेन रूप से वही कर रहा था ग्रामीण क्षेत्र वाला। ऊपर से टपक के आएगा भैया लोग से तो हमें मिलेगा कुछ कुछ। ठीक है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई, लेकिन इसे प्रभावी रूप से जो है लागू नहीं किया गया। आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करें तो ये कर सकते हैं कि हार्टर्ड समिति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थी। यह सीमित मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी, जबकि उच्च शिक्षा को लेकर के कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। इसके अलावा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात तो की गई, लेकिन इस पर व्यापक स्तर पर लागू नहीं किया गया। देखिए आलोचनात्मक पक्ष सेम है, मुख्य टॉपिक को समझिए। आलोचनात्मक
सर आपका वही रहेगा। ऐड कीजिए, मुख्य टॉपिक को समझ कर करके निगेटिव और सकारात्मक निकालिए, फिर वहाँ से दोनों मिला करके यहाँ पर क्या कर दीजिए, आलोचनात्मक पक्ष को निकाल दीजिए। अब आइए, अब आ गए वर्धा शिक्षा योजना 1937, गांधी जी वाला, है ना, 1937 ये लास्ट है। इसके बाद अब एक बार 1948 में एक शिक्षा सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद आगे जो हमने बताया वो पढ़ ही लिए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट हमने एक बना दिया है एजुकेशन पर, वहाँ पर जाकर के पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। देखते हैं गांधी जी के बारे में। वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात जो है वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। 37 में किया गया, 1937 में किया गया। इसे नई तालीम या बेसिक एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी का तो मूल सिद्धांत यही था, बच्चा को पहले बेसिक एजुकेशन दीजिए, तालीम सिखाइए उसको, है ना, उन्हें व्यवसायिक ज्ञान दीजिए ताकि भूखल नहीं मरे, और जो अंग्रेजों पर जो निर्भरता थी वो निर्भरता भी कम हो। गांधी जी ने इसे स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रस्तावित किया। मुख्य बातें, मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, जो एनईपी है ना 2020 वाला, इन्हीं से प्रभावित है, गांधी जी से प्रभावित है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा, शिक्षा के साथ जो है उत्पादक कार्यों को जो है यहाँ पर जोड़ दिया जाए, स्वावलंबन पर जोर दिया जाए, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक और प्रशिक्षण दिया जाए, सार्वजनिक शिक्षा, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। ये पहली बार यहाँ पर उठ करके आया, है ना, ये बात यहाँ पर पहली बार उठ करके आया कि जो बच्चों को जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। चरखा और कुटीर उद्योग, शिक्षा के स्थानीय उद्योगों से जो इसे जोड़ा जाए, चरखा और कुटीर उद्योग को। अब देख लेते हैं भारतीय शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सकारात्मक पक्ष, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिला, व्यवसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की पहल शुरू हुई। नकारात्मक पक्ष, इसे व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण योजना जो है क्या हो गई, बाधित हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दी, है ना। आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं कि वर्धा योजना गांधी जी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार पर आधारित थी, हालांकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश जो इसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया इनके बातों को। इसके बावजूद इस योजना ने भारत की शिक्षा नीति को एक नई दिशा दी और वैश्विक एजुकेशन की जो है अवधारणा को यहाँ पर जन्म दिया, बेसिक एजुकेशन की अवधारणा को यहाँ पर जन्म दिया। ठीक है, तो ये हमने देखा आज के इस टॉपिक में मुख्य बिंदु, जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा था, एजुकेशन था, उस पर हमने पूरी विश्लेषण किया, एक एक बात को जाना, एक एक टॉपिक को जाना, इसका क्या प्रावधान था, आलोचनात्मक पहलू को देखा, जो मुख्य मुख्य सिद्धांत दिया गया जैसे टपकन का सिद्धांत, है ना, ये सब मतलब जब मेंस में लिखिएगा ना तो आपका आंसर जो काफ़ी बूस्ट होगा और लोगों से भिन्न होगा, अलग होगा। तो ये पूरी बातें हम लोग आज इस वीडियो में किया। वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, अगला लेकर के आएंगे एक वीडियो शायद कल, जो बिहार में जो ब्रिटिशकालीन एजुकेशन व्यवस्था था उस पर लेकर के आएंगे। फिर पाश्चात्य एजुकेशन की बात करेंगे, एंशिएंट और मिडिवल वाला। तो इस प्रकार से एजुकेशन की पूरा जो है एक टॉपिक हम कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 1 घंटा 9 मिनट का वीडियो हो गया है, बाय।